हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमने पीपीसी स्टार्ट किया हुआ है, तो हम उसका टॉपिक कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। उसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके 3 पॉइंट्स कवर किए थे। 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? जनरेशन ऑफ आइडिया, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट एंड देन थर्ड कॉरपोरेट अप्रेजल। अब हम 4th पॉइंट से स्टार्टअप लेंगे, ठीक है, और आज ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडियाज़। अब जो आपको जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ आते हैं वो आप कहाँ से लुकअप करते हो, कहाँ से देखते हो, कहाँ से सीखते हो कि आपको डेवलप हो जाए कोई नया आइडिया? तो ये सब कहाँ से आते हैं? सबसे पहले ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। अगर वैसे तो देखो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी, देखो कोई पर्सन कहीं से लेता है अपना आइडिया, कोई कहीं से लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो इन्हें बताने पड़ेंगे ना आपको। तो ये वो है। सबसे पहले बोलता है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। अगर आप कहीं ट्रेड फेयर या किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो आपको वहाँ पे ना नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे कि मान लो आप कहीं किसी एग्जीबिशन में गए, ड्रेसेस ज्वेलरीज़ का जो एग्जीबिशन था, तो आपने क्या किया, वहाँ पे आपने ड्रेसेस और ज्वेलरीज़ देखी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने माइंड में डेवलप किया एक आइडिया कि भाई हाँ, जब मैं अपनी ड्रेस बनवाऊँगी ना या अपनी ज्वेलरी बनवाऊँगी तो मैं उसमें ये वाला काम कर सकती हूँ, ये ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो आपने एक आइडिया वहाँ से डेवलप करें। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ प्रोजेक्ट आइडिया होता है। वो जब किसी ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो वहाँ से अपना आइडिया डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आता है स्टडिंग गवर्नमेंट प्लान्स एंड गाइडलाइंस। उसके बाद जब आप गवर्नमेंट के प्लान्स या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़ते हो, ठीक है, अगर देखो गवर्नमेंट ने जो प्लान निकाले हैं, जो गाइडलाइंस निकाली है, आप ना उन्हें पढ़ते हो ध्यान से कि भाई ये प्लान्स क्या हैं, ये गाइडलाइंस क्या है। उसके बाद आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है उनकी बुक्स वगैरह या फिर उनके प्लान्स को पढ़ के, फिर आपको एक आइडिया डेवलप होगा। देन थर्ड, सजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी। देखो आप क्या करते हो, अब आपको कोई आइडिया आया था तो आप फाइनेंस तो आपको चाहिए उसे डेवलप करने के लिए, तो ना आप फाइनेंशियल एजेंसीज में जाते हो। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाते हो। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई जो एजेंसीज हैं, आप उनमें जाओगे ना, वो आपको और आइडियाज़ देंगे कि भाई आप यहाँ की जगह यहाँ इन्वेस्ट करो या यहाँ भी इन्वेस्ट करो तो आपका ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट चल पाएगा। तो वो भी आपको कुछ सजेशंस दे देते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे फॉलो करते हो। फोर्थ, इन्वेस्टिगेटिंग लोकल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। आप लोकल मटेरियल को, रिसोर्सेज को, अब आपको लगता है कि मेरे आसपास ये चीज़ एक्स्ट्रा है, मेरे को ये रॉ मटेरियल ना बहुत ईजिली मिल सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सोचोगे क्यों ना मैं अपना प्रोजेक्ट इसी से स्टार्टअप ले लूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, लोकल मटेरियल देखते हो, रिसोर्सेज देखते हो, वहाँ से अपने आइडिया को डेवलप करते हो, ठीक है। देन फिफ्थ, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। जो भी आपके यहाँ पहली इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उन्हें एनालाइज करोगे, उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करोगे कि हाँ, जो ये इंडस्ट्रीज़ कैसी चल रही है, पुराने वाली इंडस्ट्रीज़ कैसी चल रही है, मैं उनमें क्या चेंजेस लेके आ सकता हूँ और नया अपना प्रोजेक्ट स्टार्टअप कर सकता हूँ। देन एनालाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड। आप सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड को देख के प्रोजेक्ट लगाते हो ना। सोसाइटी देखते हो, आप अपनी इकोनॉमी देखते हो कि भाई मेरी इकोनॉमी किस स्टेज पे है, मेरी सोसाइटी क्या प्रेफर करती है, तो उसे देख के फिर आप अपना एक आइडिया डेवलप करते हो। देन एनालाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप एनालाइज करते हो कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्या उसमें ऐड ऑन आप कर सकते हो, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी आपके यहाँ आई, आपने वो टेक्नोलॉजीज़ चेकआउट करी और देन आप क्या करोगे, नई टेक्नोलॉजी को लेके आओगे और ताकि आपकी जो सोसाइटी है उसे जल्दी से जल्दी ले और आपका प्रोजेक्ट का आइडिया जो है वो और अच्छा हो जाए। देन स्टडिंग द कंजप्शन पैटर्न ऑफ पीपल अब्रोड। अब आप क्या करते हो, आप फॉरेन का सिस्टम देखते हो कि भाई वहाँ के जो अब्रोड पर्सनस हैं तो वो वहाँ पे वो कैसे कंज्यूम करते हैं। जब आप ये देख लेते हो कि वहाँ के, उन्हें देख के देन आप यहाँ एनालाइज करना शुरू करते हो कि अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो क्या यहाँ के पर्सनस उसे ले पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे ईजिली। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ के पैटर्न को देख के उसे यहाँ लेके आना चाहते हो,
ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि फ़ॉरेन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पहले उधर तो कब से आई हुई हैं, ठीक है, फ़ॉरेन तो वो कब से है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं आई ना। तो आप क्या चाहते हो कि भाई वो यहाँ आए, तो आप लोगों का कंजप्शन देखते हो कि उधर कितना कंज्यूम किया था। देन स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडिया। देखो किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा, किसी में क्या, क्रिएटिविटी तो हर किसी में होती है, किसी को इंटरेस्ट किसी में है, किसी का किसी में। तो स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, स्टिमुलेट करता है ये कि जब आप नए नए आइडियाज़ आपके पैदा होते हैं, आपके नए क्रिएटिविटी आपके अंदर जागती है, तो उससे भी आप न्यू आइडियाज़ को डेवलप कर पाते हो। देन लास्ट रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मेरे यहाँ पे जो हो वही बेस्ट हो, ना मैं उसे दूँ ना मैं लूँ, ठीक है। तो इसलिए भी आप क्या करते हो, अपने आइडिया को अच्छे से डेवलप करते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अब आइडिया तो डेवलप हो चुका है, माइंड में आइडिया आ गया, अब आप क्या करते हो, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब आप स्क्रीनिंग करते हो, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि चेकआउट करना। अब जब आपका प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपके आ गए, तो आप यहाँ क्या करते हो, इट रेफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया विच आर नॉट प्रोमिसिंग। जो आइडियाज़ आपको सही नहीं लग रहे, अब आप उन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर देते हो, भी चलो निकाल दो इन्हें, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या देखते हो आप, कंपैटिबिलिटी विद द प्रमोटर, प्रमोटर की कंपैटिबिलिटी देखोगे, मतलब आपका जो आइडिया है वो कंसिस्टेंट है, हो सकता है वो काम, उसका आपके हिसाब से इंटरेस्ट, आपको उसमें उतना इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी है, या आपको उसके हिसाब से रिसोर्सेज मिल रहे हैं एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, तो आप ये सारा कुछ चेकआउट करते हो। कंसिस्टेंसी विद गवर्नमेंट प्रियोरिटीज़, उसके बाद आप गवर्नमेंट की प्रियोरिटीज़ को भी देखते हो कि भाई जो गवर्नमेंट मेरे को उसमें प्रियोरिटी देगी या नहीं देगी। अगर गवर्नमेंट कोई प्रियोरिटी नहीं देगी तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो आइडिया है वो फिजिबल होना चाहिए कि भाई उसे आप अप्लाई कर सको, नेशनल गोल्स के लिए भी और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के लिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, क्या आपको इनपुट मिल जाएंगे, जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया उसके लिए आपको इनपुट मिल रहे हैं, पावर मिल जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, रॉ मटेरियल मिल पाएगा आपको, कैपिटल पैसा मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आप चेकआउट करोगे। जब ये मिलेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आता है एडिक्वेसी ऑफ मार्केट। एडिक्वेसी ऑफ मार्केट क्या बोलती है, ग्रोथ इन मार्केट, कि आपका जो एडिक्वेसी क्या है, कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्टअप कर रहे हो उसमें ग्रोथ सेक्टर है आपका, भी आप ग्रोथ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या लॉस में जाओगे। प्रोस्पेक्ट एडिक्वेट सेल, जितना आप बना रहे हो या जितना आप सोच रहे हो उतनी सेल्स हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। देन रीजनेबलनेस ऑफ कॉस्ट, आप जो भी चीज़ कभी भी अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप ये सोचते हो मेरी कॉस्ट इससे रिकवर हो जाए, साथ के साथ मुझे उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए। आप यहाँ चेक करोगे क्या मेरे को उससे प्रॉफिट मिल पा रहा है, जो मेरी कॉस्ट मैंने लगाई है मेरी कॉस्ट कवर अप हो रही है या नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क लेवल, अब आपको रिस्क भी तो देखना है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर तुम लगाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं होगा, हर एक प्रोजेक्ट में लॉट्स ऑफ रिस्क होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिस्क देखते हैं। तो रिस्क में क्या है, प्रोजेक्ट वनरेबिलिटी टू बिजनेस साइकिल। अब आप यहाँ क्या करते हो, प्रोजेक्ट वनरेबिलिटी बिजनेस साइकिल, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेज पर होगा या कितनी देर तक किसी स्टेज पे रुकेगा। आप एक बार एनालाइज तो करोगे ना कि वो बूम पे, डिप्रेशन पे, रिसेशन पे, कहाँ पे कितनी कितनी देर चल पाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आप कर पाओगे चेंज या नहीं कर पाओगे। ये सारे फैक्टर्स ना आप पहले ही कंसीडर करके चलते हो, क्योंकि ये रिस्क होते हैं कि आप कर भी पाओगे या फिर आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। कंपटीशन फ्रॉम सब्सटीट्यूट, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, आप उसके साथ compete कर पाओगे। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि गवर्नमेंट आपको प्राइस डिसाइड करके देगी। कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट, कंपटीशन इंपोर्ट से तो होगा ही होगा आपका, ठीक है। तो फॉरेन से आपका कंपटीशन होगा कि आप उसके साथ compete करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। देन सिक्स पॉइंट आता है, अब आपने प्रोजेक्ट की प्रिलिमिनरी भी कर ली, चेकआउट भी कर लिया, अब आपने उसे रेटिंग देनी है।
तो आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स, अब आप उसे एक रेटिंग इंडेक्स देते हो। ये एक टूल होता है जो कि ना आपको बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ आए थे ना, तो इसलिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद ये क्या करता है, अब फाइनली आप उसे इवेल्युएट करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, फिर आप उसे प्रोजेक्ट रेटिंग देते हो। वो कैसे कैसे दोगे आप, सबसे पहले तो आप उसके सारे के सारे जो भी एसेंशियल फैक्टर्स हैं आप उन्हें एक रेटिंग दे दोगे, प्रोजेक्ट रेटिंग कहते हैं ना, जैसे ग्रेड वगैरह दे देना वैसे। उसके बाद आप वेटेज देखोगे, ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वेट देखोगे। देन रेट द प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन वेरियस फैक्टर यूजिंग सुटेबल रेटिंग स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल था उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, उन्हें आप एक प्रोजेक्ट रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दोगे, जैसे 5 to 7 दे दिए, 5 7 दे दिए, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, उन्हें यहाँ पे रेटिंग स्केल्स दोगे फॉर ईच फैक्टर, और जो भी आपका फैक्टर होगा उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपने ऊपर वेट दिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कैलकुलेशन तो वैसे करने की कोई ज़रूरत होती नहीं, बट फिर भी चलो पॉइंट्स लिखे हैं तो एक बार देख लेना। देन 7 पॉइंट आता है सोर्सेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू भी तो चेक करोगे ना कि जो आपने प्रोजेक्ट लगाया है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, फिजिबल है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, उसे एनालाइज करता है अपने प्रोडक्ट को, साथ के साथ जितने उसके फैक्टर्स होते हैं ना, जितने भी फैक्टर्स मार्केट में उससे रिलेटेड होते हैं वो सारे फैक्टर्स को देखता है, एंट्री बैरियर्स को देखता है, फिर उसे पता चलता है कि भाई मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, भी उसे अभी के टाइम में कितना वापस मिल पाएगा। जब ना वो मार्केट के अंदर एंटर करता है तो वो ना कुछ बैरियर्स उसके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कोई आपका बिजनेस में एंटर करना इतना भी ईजी नहीं होता कि आप आए और बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो वहाँ कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि पॉजिटिव एनपीवी, कि भाई ये पॉजिटिव एनपीवी है। तो उससे कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपकी इकोनॉमी कौन से स्केल पर है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है या सब जैसा ही है, कॉमन सा जैसे कुछ डिफरेंट ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। कॉस्ट एडवांटेज, आपको कॉस्ट एडवांटेज मिल पा रही है। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है कि जो आपके कॉम्पिटिटर बना रहा है और आप बना रहे हो, क्या आपका प्रोडक्ट सस्ता बन पा रहा है, चीप बन पा रहा है उनसे, ठीक है। मार्केटिंग रिच, आपकी मार्केटिंग कितनी दूर तक जा रही है, ठीक है, मार्केटिंग का लेवल आपका कहाँ तक जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एज, आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर पा रहे हो, कौन सी करोगे, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती हैं जब भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने प्रोडक्ट को, सॉरी अपने प्रोजेक्ट को देते हो, ठीक है। देन आता है लास्ट पॉइंट है शायद, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। अब देखो जिसने आइडिया डेवलप किया है या जो बिजनेसमैन है, वही उसके स्किल्स भी तो देखोगे कि भाई वो तैयार भी है या नहीं है, या कुछ काम कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स देखी जाएंगी। जो एक इंडिविजुअल होगा ना, तो वो कुछ उसके अंदर ना कुछ क्वालिटीज़ या थ्रेड्स होनी चाहिए। मतलब जब भी आपको एक बिजनेसमैन बनना है या कोई एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ क्वालिटीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो वो बोलता है कि क्या क्या होनी चाहिए, अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए। ही मस्ट बी विलिंग टू मेक सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसे बिजनेस के अंदर डील करना है, कुछ ना कुछ उसे छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट में डील कर रहा है, दूसरे में उसे लॉस हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा ना, तो उसे वो प्रोडक्ट छोड़ना पड़ सकता है। तो वो विलिंग होना चाहिए कि भाई मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। ही मस्ट बी ए गुड लीडर, वो एक गुड लीडर होना चाहिए क्योंकि उसे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, तो इसलिए वो एक गुड लीडर भी होना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू मेक क्विक एंड रैशनल डिसीजंस, अगर उसे कभी मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर उसे डिसीजंस लेना है ना वो जल्दी जल्दी ले सके, क्योंकि अगर वो बहुत लेट लेगा तो इतने इतने में डिले काम होके और डिले हो जाएगा, ठीक है, और उसका काम छूट सकता है और उसे लॉस हो सकता है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी डिसीजंस ले सके। ही मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन द प्रोजेक्ट, उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। अगर उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट में कैसे काम कर पाएगा। तो वो कहता है अपने प्रोजेक्ट जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है या जो वो प्रोजेक्ट स्टार्टअप कर रहा है उसे उसमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं अचीव कर लूँगा।
देन ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्लोइट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, वो ऐसा हो कि वो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर, यानी कि जो और है ना उनके साथ वो compete करके चल पाए और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ईजिली ग्रैब कर पाए। ये नहीं है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को वो सोचता ही रह जाए कि अभी मेरे को ये करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इतना होना चाहिए कि भाई भाई वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी से जल्दी ग्रैप अप कर पाए। ही मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग ईगो इन ऑर्डर टू सर्वाइव अप्स एंड डाउन ऑफ ए बिजनेस, उसे उसके अंदर ऐसी ईगो होनी चाहिए कि अगर मेरे को बिजनेस में अप डाउन आते हैं, कहीं मैं प्रॉफिट और लॉस के बीच में जाता हूँ या मेरे को लॉस हो जाता है या ठीक है, तो उसे ये नहीं है कि मैं अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाऊँ, शट डाउन नहीं करना उसे, अपनी उसके अंदर ये ईगो नहीं चाहिए कि भाई मेरे को इससे निकलना है, इस सिचुएशन से मेरे को बाहर आना है और सर्वाइव करना है। ठीक है, अगर उसका ऐसा नेचर होगा ना तभी वो एक बिजनेस के अंदर चल पाएगा और अपने जितना भी वो चाहता है कि अगर नया प्रोजेक्ट, वो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद वो नया स्टार्टअप करना चाहता है वो तभी कर पाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये टॉपिक हमारा इतना ही था। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारी वीडियोस इसकी एक बार देख लेना। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।